साथी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये तीनों बिल 20 सितंबर को संसद में पारित किए और इन बिल के जो उत्पादन किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, पदोन्नति और सुविधा विनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विनियम 2020 और किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण समझौते को पारित किया गया। ये 20 सितंबर को पारित हुए और 27 सितंबर को इसकी अनुमति जो है हमें राष्ट्रपति जी से मिली और ये आज देश का नियम है। मैं पुरानी जितनी जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं तो उनको सोचकर तो मुझे लगता है कि ये सब रस्मी सियासत के इरादे से ये सब काम हो रहा है, क्योंकि 2019 के जो इनका अपना मैनिफेस्टो था जिसको लेकर ये चुनाव में उतरे थे, उस 2019 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कि हम सरकार में आएंगे तो हम इन सारे नियमों को खारिज करके किसान को मुक्त कर देंगे। जिस तरीके का देश का किसानों के साथ हो रहा है उसको समाप्त किया जाएगा। और इसमें राहुल गांधी की कई वीडियो क्लिप्स हैं, एक नहीं कई बार उन्होंने अपनी रैली में सब तमाम जगह भाषण दिया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको रस्म सियासत है और मौका है। मौका है क्योंकि सीए का कानून जो कि भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अन्य जगहों से आए हुए जो शरणार्थी थे, उनको जो 30-30 साल से यहाँ पड़े हुए हैं, 50-50 साल से पड़े हुए हैं, बिना नागरिक हुए पड़े हुए हैं, उनको नागरिकता कानूनी रूप से देने का नियम था। लेकिन इन्होंने अफवाह फैला दी कि भाई ये सारे मुसलमानों की नागरिकता यहाँ से चली जाएगी और सारा नाटक शुरू हो गया। ऐसे ही जब ये किसानों के संरक्षण के बिल आए और पुराने कानूनों को बदला गया तो इन्होंने अफवाह उड़ा दी कि भाई एमएसपी खत्म हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, एमएसपी का जिक्र है नहीं, एमएसपी की बात हुई नहीं, और एमएसपी और जितनी एपीएमसी द्वारा लगी हुई मंडियां हैं या उनकी व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं, तो एमएसपी चला जाएगा कहां से पैदा होगा। कोरोना के समय ने हमें सिखाया है कि जब विपक्ष के पास कोई मौका नहीं होता, कोई मौका नहीं छोड़ते वो लोग और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि कई बार जाने अनजाने में हम सब उस अफवाह का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से अगर कोई ट्वीट हो तो कृपया करके फैक्ट वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये लोग ऐसी ही मौका परत राजनीति करते हैं जिसमें उल्टी सीधी कुछ भी चीज की अफवाह उड़ा लो। अगर आप हमारी सरकार और खास बात पर प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब वो आए तो मुझे संसद का वो भाषण आज तक याद है जिसमें उन्होंने पहले दिन ही कहा कि ये सरकार गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को समर्पित है। अब गरीब शोषित किसान नहीं है तो कौन है? आप अपने यहाँ पर आसपास देखिए कि अगर दिल्ली में मैं एक कमीज टी शर्ट का मैन्युफैक्चर करती हूँ, बनाती हूँ, तो मुझे अधिकार है पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में उसको बेचने का, मुझे अधिकार है उसे विदेशों में बेचने का, मुझे अधिकार है क्रिकेट टीम को बेचने का, कहीं जो उसका अच्छा खरीदार मिले, जहाँ पैसे दाम ठीक ठाक मिले वहां बेचने का अधिकार है। लेकिन किसान जो खेती के द्वारा अनाज उत्पन्न करता है, दालें पैदा करता है, अन्य सामान जिससे हम सबके घरों की रसोइयां चलती हैं, उसको अधिकार नहीं है कि वो मुझे 10 किलो चावल बेच दे। अगर वो बेहतर क्वालिटी का चावल पैदा करता है तो मैं एक उपभोक्ता होने के नाते उसे 10 किलो चावल नहीं खरीद सकती, मुझे मंडी के आड़ती के पास जाना होगा। और यही उपनिवेशवाद जो है इन्होंने पैदा कर रखा था। एपीएमसी की जो मार्केट है और एपीएमसी की जो व्यवस्था है उसको छेड़ा नहीं गया, बल्कि ये किया गया है कि उस व्यवस्था के रहते आज किसान के पास अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी हैं, जिसमें एक्सपोर्टर है, बड़े बड़े एग्रीगेटर्स हैं, होलसेल में जो माल खरीदने वाले हैं वो लोग हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं। अगर मैं चिप्स बनाती हूँ तो मैं सीधा आलू खरीदूँ और मुझे उसमें किसी मंडी के द्वारा जाने की जरूरत ना पड़े। प्याज अगर दिल्ली में कम है तो नासिक से प्याज आएगा जरूरी नहीं है, मध्य प्रदेश से भी खरीद सकते हैं, कहीं और से भी खरीद सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये
है वो बेहतर बाजार किसान को मिले और जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, जो व्यवस्था अभी है, उसका भी वो लाभ उठा सके। एमएसपी की जब बात आती है तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि एमएसपी में पहले नियम के अनुसार केवल 50% जो है उसको देते थे कि जो भी खर्चा उसके ऊपर 50% बढ़ा गया। हमारी सरकार ने आते ही उसको 150% बढ़ाया एमएसपी को, यानी लागत के ऊपर 150% की बढ़ोतरी दी है और उस 150% की बढ़ोतरी से एमएसपी का जो लाभ है वो किसानों को मिला है। अब 150% देने के पीछे जो कारण है वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, जो हमने भी बनवाई थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस की सरकार के समय तैयार हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट करने का काम, जैसे आपने देखा होगा जो अटल टनल बनी है वो किसने शुरू की, कब शुरू की, क्या हुआ, वो किसने किया होगा, लेकिन 10-20 साल तक कोई काम नहीं हुआ। वो पूरा करने का काम जो है वो पूरा करने का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। देश में किसानों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिचौलियों की दुनिया को खत्म करके किसानों के लाभ के लिए उसको अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था को विभिन्न तरीके से बेहतर कर सके। जहां तक हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में मैं बताना चाहती हूँ कि किसान सम्मान निधि, जिसमें देश के 10 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ रुपया दिया गया। 93,000 करोड़। ये लोग कहते रह गए दिया कुछ नहीं, मगर हमने 93,000 करोड़ दिया। उसी तरीके से जो इंश्योरेंस फसल बीमा योजना थी, फसल बीमा योजना का नियम पहले था कि जब 50% से ऊपर फसल खराब होगी तभी आपको बीमे की रकम मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। हमारी सरकार ने उस नियम को बदला कि अगर आपको 25% 30% खराब होगी तब भी आपको उस हिसाब से जितनी खराब हुई उसके अनुसार आपको फसल बीमा मिलेगा और उस बीमे के तहत 77,000 करोड़ रुपया जो है वो हमारी सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाया है। और इसके अलावा 2019 के अंदर जो बजट पारित हुआ, उस बजट के अंदर 60 वर्ष से ऊपर वाले जितने किसान हैं जो इस पेंशन निधि के तहत आएंगे, उनको 21 लाख किसानों को जो है वो पेंशन निधि के माफिक उनको पेंशन मिलेगी। और इसका लाभ ये हुआ है कि जैसे सरकारी नौकरी से हम लोग रिटायर करते हैं तो कुछ भी काम करते हैं, आदमी को चिंता रहती है कि जब मेरा हाथ पैर नहीं चलेगा, जब मेरे अंदर शारीरिक क्षमता कम होगी तो मैं आश्रित तो नहीं हो जाऊंगा, थोड़ा बहुत पैसा तो अपने हाथ में रहना चाहिए। तो पेंशन के देने के पीछे जो नियम था, जो सोच थी, वो यही थी कि अगर हम सरकारी डॉक्टर जो है उनको मान सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से हमारा किसान भी देश के लिए काम कर रहा है, हम सबके घरों में रसोई चलती रहे उसके लिए काम कर रहा है, उसको भी ये मान सम्मान मिलना चाहिए और ये पेंशन योजना को लागू किया गया। किसान के लिए जो है एक इनाम पोर्टल मुझे ध्यान है, ये 2016 के आसपास शुरू हुआ था, जिसमें पहले केवल 21 मंडियां जो है सम्मिलित थी। आज की तारीख में उस इनाम पोर्टल के अंदर 1,65,00,000 किसान जुड़ गए हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख के आसपास व्यापारी जुड़े हुए हैं। और कोविड के समय पर हमने देखा कि शुरू में आपको याद होगा कि इतना अंगूर किसी का खराब गया, इतना आम किसी का खराब जा रहा है, क्योंकि उसने पैदावार तो बना लिया और उसके तो समय पे आ गए, फल बन गए, तैयार हो गए, लेकिन उसकी खरीदारी नहीं हो रही। कोरोना काल में तकलीफ है, तो कोरोना काल में जैसे हम सब लोगों ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से बातचीत की है, कम्युनिकेट किया है, उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किसान की फसलों की भी खरीदारी हुई है। ये बहुत बड़ा जो फायदा है वो है। और तकरीबन इसका जो इंक्रीज है, बढ़ोतरी है, वो 65% की बढ़ोतरी है। व्यापार में 65% की बढ़ोतरी कोरोना के दौरान, ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसकी शायद हम लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। और इसी तरीके से जो खरीद है अनाज की और अन्य सामान की, तो गेहूं की खरीद बढ़ी है 5%, चावल की खरीद 11%, अन्य सामान की खरीद जो मिलेट्स है उनकी 11% और तेल की
जो तिलहन है उसकी 11%, और जो दालें हैं, आपको पता होगा कि दालें हम लोग अफ्रीका से और तमाम देशों से इंपोर्ट कर रहे थे, वहां से मंगवाते थे, और दलहन की खरीद में 1850% की बढ़ोतरी हुई है। ये सब नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, उस केंद्र सरकार ने ये काम किए हैं। इससे साबित होता है कि जो सरकार लगातार किसानों के लाभ के लिए काम कर रही है, आज आदि जी ने बताया कि किस प्रकार से सरकार ने काम किए। मैं उसमें एक आध चीज जोड़ना और चाहती हूँ, और वो आप सब तो मीडिया से हैं, आप सबको याद होगा कि जब बुआई का समय होगा और जब खेतों में पानी का समय होता था और उसके आसपास जब खाद डालने का समय होता है, तो यूरिया के लिए राइट्स हो जाते थे। यूरिया का ट्रक उतरा नहीं, वहां पे मारकाट चालू हो गई और भागदौड़ बच गई। और उसका कारण था कि यूरिया जो किसान के लिए सब्सिडाइज निकलती थी, वो यूरिया ब्लैक मार्केट कर दी जाती थी, बाजारों में बेच दी जाती थी। और यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहर में तो जब दूध आता था, यूरिया से बना हुआ दूध भी हम लोगों ने पिया होगा, शायद हमें पता भी नहीं होगा। तो वो यूरिया किसी गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल ना हो, और यूरिया का जो लाभ है वो सिर्फ किसान को मिले, इस कारण से उस यूरिया के ऊपर नीम कोट किया गया, ताकि जो केवल किसानी के अलावा, खेती के अलावा वो कहीं और बिक नहीं सके, उसके ऊपर ब्लैक मार्केट ना हो। ये सोच क्या उस आदमी की होगी जो किसानों की चिंता नहीं करता, या वो व्यक्ति जो कि लगातार किसानों की चिंता करता है, उसको एक एक विषय पता है किसानों का कि यूरिया की खरीद में क्या क्या गलतियां हैं, बाजारों में क्या क्या कमियां हैं, 60 साल से ऊपर वाले किसान की क्या तकलीफ है, बुआई के समय उसको 2-4-5 हजार रुपए की जरूरत होती है, उसको अगर थोड़ा बीज खरीदने में मदद मिल जाए तो उसका जिंदगी सुधर जाएगी। एक एक तकलीफ का निवारण करते हुए हमारी सरकार ने काम किया, और उसके पीछे जो सोच थी वो यही थी कि जिस उपनिवेशवाद का शिकार आज तक किसान रहा है, अब 70 साल की आजादी में किसान को भी आजाद किया जाए, और आजाद ऐसे किया जाए कि राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल किसान के शोषण के रूप में ना हो, बल्कि उसका इस्तेमाल किसान की बेहतरी के लिए हो, ताकि उसकी कमाई को दुगना किया जाए। तो एक गोल था, एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि हमको 2022-2024 तक किसान की जो आय है उसको दुगना करना है। वो कैसे संभव है? वो इन्हीं बदलावों से संभव है, जहां पर पूरा देश एक बाजार के रूप में उभरे, हर एक को छूट अपना सामान कहीं बेचने की, कहीं किसी सामान की कमी ना हो, सुविधाएं बेहतर हो, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो अभी सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के चलते चलते एक पैरेलल व्यवस्था और हो। अगर किसान को फायदा एमएसपी पे बेचने का, तो वह भले एमएसपी पे बेचे, लेकिन अगर उसको व्यापारी कहीं और ज्यादा पैसे देता है तो उसको बेचे। एमएसपी से रिलेटेड एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकार तय करती है कि आप इस वस्तु की खरीदी कम से कम इस दाम पे कर पाएंगे, उसके ऊपर आप कितने पे खरीदेंगे वो सरकार तय नहीं करती है। सरकार का मंशा ये है कि इससे नीचे कीमत ना जाए, ताकि किसान को नुकसान ना हो, यही मंशा है। लेकिन जब आप बाजार की एपीएमसी आदि की व्यवस्था में घुसते हैं, जब किसान अपना माल लेके पहुंचता है, तो आपको हैरानी होगी कि वहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मैक्सिमम प्राइस बन जाता है, यानी जो उसके सामान की बोली लगती है उसके नीचे नीचे लगती है, उसके ऊपर नहीं लगती है कि भाई देना है तो बात कर, देना है तो बात कर, ये रकम ये हम कितने पे लेंगे। और उसके ऊपर भी जो एपीएमसी मार्केट्स है उसमें राज्य सरकारों की 8% का टैक्स है। तो जो भी आप पंजाब में हंगामा कांग्रेस पार्टी के लोगों का देख रहे हैं, वो 8% जो है किसान की कमाई का हिस्सा, जो किसान को मिलना चाहिए था, जो किसान को सीधे तौर पर लाभ मिलता, वो राज्य सरकार बंडी टैक्स के रूप में ले जाती है। और अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो 5 से 7-8 हजार रुपया जो है वो पंजाब सरकार उसमें बनाती है मंडी की व्यवस्था पर, और 2.5% जो है
वो आरटीओ के जेब में जाता है। तो 2.5% भी आप लगा लें, 3-4-5 हजार करोड़ रुपया आरटीओ की जेब में जाता है। ये जो तमाशा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस कारण से दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ की जेबें कटनी नहीं है अभी, क्योंकि कटेंगी तो जब किसान इस मंडी के बाहर सारा सामान बेच देगा, मगर कुछ कम होगा क्योंकि किसान अपने फायदे अनुसार अगर उसको एमएसपी पे बेचना सूट करता है वो एमएसपी पे बेचेगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि एमएसपी के ऊपर मुझे कहीं और कीमत मिल रही है तो वहां बेचेगा, तो उसकी कमाई में थोड़ी कमती होगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन ये सारा कारण जो है इसका कारण है, और एक साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो वो ये है कि किसान ने अपना सामान बेचा 25 रुपए, उसको बेचना था एमएसपी का 75 रुपया, लेकिन उसको दबा दबा कर इन्होंने 25 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये कुछ खरीद लिए। लेकिन जब तक वो मेरी प्लेट पर पहुंचता है उसके लिए मैं 150 से 200 रुपया देती हूँ, और जब मैं उसके ऊपर 150 से 200 रुपया देती हूँ तो बीच का जो पैसा है 25 से 150 रुपए के बीच की जो डिस्टेंस है, जो वो वाला रास्ता है, वो कहाँ गया वो नहीं मालूम हमको। वो जिनकी जेबों में जा रहा है ये तमाशा उनकी तरफ से है। आपको ये समझना होगा कि इस नियम में बदलाव के कारण किसान की कमाई जो है 75 कम से कम और 75 के ऊपर हो सकता है, 100 हो जाए। मुझे जो 150 रुपए या 200 में मिलना था हो सकता है मुझे वो 100 में मिल जाए या 110 में मिल जाए, यानी उपभोक्ता को फायदा, बेचने वाले को फायदा, और बिचौलियों को शायद कुछ कम फायदा। बिचौलिए फिर भी रहेंगे किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन अब वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। और साथ ही अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को मान लीजिए खेती का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उस खेती के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट देगा वो उसको बेहतर व्यवस्था भी देगा कि भैया तुम ना ड्रिप इरिगेशन लगा लो, ये मैं तुमको पैसे देता हूँ, हम बाद में अगले साल 2 साल में एडजस्ट करेंगे, और आपका पानी कम लगेगा क्योंकि इतना पानी देने की जरूरत नहीं होगी, आप ये वाला बीज इस्तेमाल कर लो क्योंकि इसकी पैदावार ज्यादा है, महंगा जरूर है लेकिन महंगे बीज आपको लेटस का बीज दे देता हूँ, मैं आपको ब्रोकली का बीज दे देता हूँ, आप वो भी मत लगाओ। तो क्योंकि ब्रोकली जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी तो किसान को फायदा हो गया, वो बेचारा कुछ और करता था तो उसको नुकसान होता था, तो थोड़ा गोभी लगाएगा कि लोकल मार्केट में इतनी गोभी निकल जाएगी, इतनी ब्रोकली निकल जाएगी। तो जितने फैंसी आइटम्स और जगह जाने हैं, शहरों में आने हैं, वो सीधे तौर पर उनको होलसेलर्स, एग्रीगेटर्स, एक्सपोर्टर्स को बेच पाएगा बिना मंडी के चार्जेस के, और मंडी के टैक्स के रूप में जो चीजें जाती थी वो अपनी कीमत में कीमत वसूली के नाम पे उसको वसूल कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। तो मैं आप सबके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस पे सियासत कर रहे हैं वो लोग शायद देश की पल्स क्या है वो नहीं समझते। उन लोगों को ये नहीं पता कि जब किसान किसी चीज से पीड़ित है उसके पुरखे वही काम करते आ रहे हैं, और वही पुरखे ये तय करते हैं कि भैया आरती हमारे से पैसे ज्यादा बना लेता है, वो हमारे से ज्यादा अमीर है, हमारे पास पैसा नहीं है। इस व्यवस्था की बदलाव की मांग किसान की मांग है, और आज ये लोगों को राजनीति की ये समझ नहीं है कि जिस किसान के विरोध में, जिस बिल के विरोध में आप खड़े हुए हैं, किसान को सीधा मैसेज है कि ये मेरे फायदे के नहीं नुकसान वाले लोग हैं। अगर थोड़ी भी समझ होती तो कहते अरे हमने कहा था इन्होंने कर दिया, चलो थोड़ा क्रेडिट खा लेंगे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके की हरकत की है वो गैर जिम्मेदार हरकत है, किसानों के, उपभोक्ताओं के, देश के नुकसान वाली बातें की हैं, और लगातार ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, काला धन खरीदना, दलालों के हक वाले लोग हैं। और मैं हंस रही थी कल परसों, मैंने कहा देखो जिन्होंने धरती आकाश पाताल में अपने समय में सरकार में रहते हुए घोटाले किए, 2G किया, कोयला किया, कॉमनवेल्थ किया, पता नहीं क्या क्या किया, आज वो विपक्ष में रहते हुए धरना प्रदर्शन में भी घोटाला कर रहे हैं। आप सोचो कि ट्रैक्टर लेके आते हैं अम्बाला में, वही नंबर की गाड़ी इधर भी, और उसको ट्रक में लाया जाता है यहाँ पे जलाने के लिए। अरे भैया नाटक बंद करो, देश की जनता आपके नाटक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए 2019 में उन्होंने आपको साइड में बिठाया। अब जो रईस है नंबर है ना वो भी चले जाएंगे,
नाटक की जिंदगी नहीं है, ये सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का जमाना है और सब लोगों को समझ है कि भैया इनके यहाँ से ट्वीट हुआ, इन्होंने कोई डाला ना मैसेज वीडियो तो समझ लो घोटाला है। मैं तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है, जब मैं ऐसा पढ़ती हूँ ना, मैं कहती भैया इसका काउंटर निकालो, ये तो गलत ही होगा, ये तो 100% गलत है, इसका फैक्ट वेरीफाई करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार कि आप प्रेस कवर करने के लिए आए और आपके कोई प्रश्न है तो हम लोग हैं आपके बीच में उसको बताने के लिए। एपीएमसी से रिलेटेड दिल्ली की एक बात आप बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर जो एपीएमसी थी एक जमाने में, वहां पर एक धर्मशाला होती थी, सस्ता होटल समझ लीजिए, कि जो किसान बाहर से अपना माल बेचने आते थे वो 100 रुपया 50 रुपए पे वहां रह सकते थे और उनको व्यवस्थाएं सब मिल जाती थी पहले गरीब है। आज की तारीख में उस व्यवस्था को भी एपीएमसी ने दिल्ली सरकार की बंद कर दिया है ताकि वो बाहर जाए, महंगे होटल महंगी जगहों पे रहे और उसकी सुविधा साधन का भी कोई ध्यान ना रखा जाए। ये है आपकी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सरकार ने काम किया, सब लोग जानते हैं, मगर मौका तलाश करते हैं और रस्मी सियासत अदा करते हैं। नवीन जी बताएंगे तो सर, जैसा मेरा सवाल है, एक ही करके आपने इतना अच्छा बिल बनाया, लेकिन आपकी एक सहयोगी पार्टी थी अकाली दल, जो आपके साथ इतने सालों से थे, आप उस पार्टी को क्यों नहीं सेटिस्फाई कर सके कि एकमात्र उनकी मंत्री थी वो छोड़ गई? और आज जो पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब में पिछले 15 दिन से रोड जाम करे हुए, चक्का जाम करे हुए, क्यों नहीं आपके सहयोगी मंत्री वहाँ जाकर वो किसानों को समझाते हैं कि भाई ये बिल आपके फायदे का है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग रोड जाम किए हुए, चक्का जाम किए हुए, वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता राजनीति कर रहे हैं और उसी के लिए उन लोगों को लगता है यही ठीक है। और मतलब अकाली दल के लिए आपने पूछा तो मैं यही कहूँगी, कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, उनकी शायद पंजाब की अमरिंदर की मजबूरियां रही होंगी, लेकिन समझ उनको भी है और बाकी सबको भी है। यहाँ तक कि अमरिंदर सिंह जो खुद मुख्यमंत्री हैं उनको भी समझ है, लेकिन माहौल को देखते हुए जिसके मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे। सर, जैसे कि आपने बताया कि वो कार्यकर्ता हैं, तो फिर कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है, फिर छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, जैसे कि आपने बताया कि बिल आने के बाद कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बात पहले भी समझाई जा सकती थी। आपने सीए का नाम लिया, पूरा मुझे चल गया, उसके बाद बताया जा रहा है कि ये आपके पक्ष की बात थी, तो पहले से कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए मेरी बात सुनिए, कॉन्फिडेंस में उनको लिया जा सकता है जो कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जिन्होंने सियासत करनी है और जिनके अपने मंसूबे हैं, वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, उनको तो समझा के आप नहीं समझा पा रहे। और आज ये कॉन्फ्रेंस करने का मतलब जो है वो यही था कि राजनीति जिस तरीके की हो रही है, उस राजनीति का राजनीतिक जवाब जाना चाहिए। ये सब्सिडी देने की बात अभी आपने जो कह रहे हैं, तो पीछे सब्सिडी तो दिया है दिल्ली एनसीआर के फार्मर्स को, नहीं दिया गया जी, वो यूपी के फार्मर्स को दिया गया जो दिल्ली में रहते हैं। जो ये बिल बना वो तीसरा बिल को है, उसमें यह है कि एग्रीमेंट किसान और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में जो एग्रीमेंट है, उसके बीच में जो दिया गया है उसमें अमेंडमेंट है कि एलजीएम तक की पावर है, तो अगर कोई इनमें डिस्प्यूट आपस में होता है तो कोर्ट में नहीं जाएगा, तो कोर्ट को सिर्फ हटा दिया गया है। एलजीएम तक की पावर क्योंकि स्टेट लेवल पे होती है, तो देखिए फेवर करेगा। कोर्ट की पावर, आप सुनिए मेरी बात, कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया, हटाया नहीं गया, क्योंकि कोर्ट की पावर किसी कानून में क्षमता नहीं है कोर्ट की पावर रोक सके, नंबर 1। नंबर 2, जो एसडीएम को ये अधिकार दिया गया है ताकि वो मसले लोकल लेवल पे किसान के हक में वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो सके। जो ताकत कॉर्पोरेट की है कचहरी में जाकर लड़ने की, वो किसान की नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज की इसके लिए। मैम एक सवाल ये है कि शाहीन बाग पर कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चित काल के लिए धरने में नहीं बैठ सकते। तो
तो ये तो स्वागत करती हूँ मैं इस निर्णय का, क्योंकि ये बात सही है। पब्लिक को इनकन्वीनियंस करते हुए अगर कोई हरकतें होती हैं तो उसका नुकसान देश को होता है, पब्लिक को होता है, और कुछ ऐसे संगठित लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करकर देश में एक अपवाद का माहौल बनाना चाहते हैं। मैम आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो हजरत जाते हैं, कोरोना से पॉजिटिव से कोरोना फैलाते हैं। दोस्तों उसके साथ लंच है आज, मेला का लंच करना है। निकालो ना, निकालो।